हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल मतलब एग्जांपल नंबर 44। अब इस एग्जांपल के बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है 3x + 2 अंडर रूट प्लस 1/2x² + 4 अंडर रूट। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अगर आप मेरे को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, चलो डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, अगर आप मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को कोई नेम दे लेते हैं, लेट y = 3x + 2 अंडर रूट प्लस 1/2x² + 4 अंडर रूट। अब देखो आपको पता है, एक बार दोबारा से लिखते हैं, y = 3x + 2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब सेम वे से ना मैं इसको भी ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा, 2x² + 4 की पावर 1/2। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत बार बोला है वीडियोस में कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि सम कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है और ये क्या है वेरिएबल, तो अगर आप इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाने से बच सकते हैं। वो कैसे, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इसको आप ऐसे लिख लो, 3x + 2 की पावर 1/2 प्लस, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2x² + 4 की पावर -1/2। 1/2 है ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1/2। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर को अगर मुझे शिफ्ट करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, आपको पता है, जैसे x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x, सेम 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2। तो इसी तरह से यहाँ पर 1/2 था डिनोमिनेटर में, तो मैं जब इसको ऊपर लेके गया तो कितना बन गया, -1/2। अब ये फंक्शन हमारा रेडी है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x + 2 की पावर 1/2 का, प्लस फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2x² + 4 की पावर -1/2 का। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx = अब आपको पता है जो हमारा रूल कहता है, मैंने आपको हमेशा एक ही रूल दिया डेरिवेटिव के लिए, पावर फंक्शन थीटा। तो सबसे पहले पावर कितनी है, 1/2, फंक्शन एज इट इज़, पावर एक माइनस हो जाती है। हम एक टाइम पे एक चीज़ का ही डिफरेंशिएट करते हैं 1/1, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो पावर आगे आई, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, 3x + 2। अब सेम वे से आगे चलते हैं, यहाँ पर पावर कौन है, -1/2, तो -1/2 पावर आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज़, अब एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 4 मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है ये हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब हमेशा की तरह अपनी बातें रिपीट करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स देख के घबराया मत करो, कुछ भी नहीं है, हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया ना। अब आप अपना ध्यान कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर d/dx और d/dx है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, विच एम्प्लाइज dy/dx = 1/2 3x + 2, 1/2 में से माइनस को 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1/2। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है ना, तो यहाँ पावर है नहीं, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है 3x, तो सबसे फिर डेरिवेटिव मुझे करना है 3x का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का। ये जस्ट मैंने आपको वैसे समझाने के लिए कर दिया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1/2, 2x² + 4 की पावर -1/2, -1 कितना आएगा, -3/2। अब फिर से डेरिवेटिव किसका करना है, मुझे डेरिवेटिव जस्ट करना है, देखो पावर नहीं है, पावर के बाद फंक्शन,
मैं आपको ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आपको कभी भी किसी पॉइंट पर ये ना लगे कि हम क्रैम कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमेशा हम पावर को देखेंगे, पावर नहीं है तो फंक्शन के पास। तो 2x² का डेरिवेटिव, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 4 का। इससे आपके स्टेप्स तो इंक्रीज़ हो गए, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको समझ आए क्वेश्चन, और अगर आपको समझ आ गया तो इसका आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हो। मुझे ही पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x। ठीक है, तो आगे चलते हैं। dy/dx, अब इसको साथ साथ मेरे पास सॉल्व भी कर लो। अब इसको आप ऐसे लिख लो 3x + 2 की पावर 1/2। मैंने को बताया था स्टार्टिंग में कि अगर ये -1/2 है तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, +2 में हो जाएगा, तो -1/2 नीचे आके +1/2। ठीक है, अब आपको पता है 3x का डेरिवेटिव कितना होगा। 3x का डेरिवेटिव, इसको मैं हमेशा इस तरह से बोलता हूँ कि 3 बाहर कांस्टेंट है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 की, ये कांस्टेंट है, -1/2। सेम वे से इसको भी लिख लो। इसको कैसे लिखोगे आप, चलो ऐसे लिखते हैं 1/2x² + 4 की पावर 3/2। -3/2 है ना, नीचे आके +3/2। अब सेम इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पर भी फिर से वो कांस्टेंट देखो 2x² का डेरिवेटिव करना है, तो कांस्टेंट बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का। यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव देखो कितना बन गया यहाँ पर 4x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो कितना आ गया 4x, और 4 का डेरिवेटिव 0। अब देखो, अब आप मेरे को बताओ क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी dy/dx है? नहीं, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना होता है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है ना, तो 3/2। अब इसको आप ऐसे लिख लो 3x + 2, क्योंकि ये क्या होता है √1/2, तो माइनस, अब यहाँ पर देखो कितना है, ये ना आप ऐसा करो कट कर दो, 2 2 4, तो कितना आ गया 2x। अब नीचे कितना है, यहाँ पर 0 ही है ना, 2x रह गया ऊपर, तो नीचे कितना है 2x² + 4 की पावर 3/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत लगी? हमें दोनों फंक्शंस को देखो, एक फंक्शन ऐसा था 1/समथिंग, तो मैंने उसको ऊपर लिख लिया, नेगेटिव में लिख लिया, उस पर मैंने डेरिवेटिव किया, उसका डेरिवेटिव किया, अपने रूल लगाए, वही पावर फंक्शन थीटा, उसको सॉल्व किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अगर आपने ध्यान किया हो, आपकी एनसीईआरटी में एक बात लिखी गई है, मैं पहले वो बात लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में ना आंसर के बाद ये लिखा गया है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स x ग्रेटर देन -2/3। अब इसका मतलब क्या है? अब इसको बिना एक्सप्लेन किए भी इस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ, बट मुझे आदत है कि आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई या क्वेश्चन में कही गई हर एक बात अच्छे से क्लियर हो। अब ये क्यों लिखा गया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी आपको याद होगा, हमने अभी एक्सरसाइज की थी 5.8, और उसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है, जब मैथमेटिक्स में जब समथिंग अपॉन 0 हो या इवन रूट के अंदर नेगेटिव हो। तो ये मैंने आपको बताया था वहाँ पर, और इसका हमने यूज़ वैसे कंटिन्यूटी में भी किया था, और मतलब मैंने आपको रोल्स थ्योरम में मैक्सिमम इसका यूज़ किया कि अगर आपको रोल्स थ्योरम के हायर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, और हमने क्वेश्चंस किए भी हैं ऐसे। डेरिवेटिव को हमने देखा है कि वो नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा, तो सेम यहाँ पर है। अब ये डेरिवेटिव है, अब ये फंक्शन तो है ही ना, ये डेरिवेटिव है, जो कि फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होगी? अब इसमें डिनोमिनेटर भी है और इसमें रूट भी है, इवन रूट। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है 3x + 2, देखो 3x + 2 की पावर 1/2, ये कुछ ऐसा है, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, अब देखो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? 3x + 2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आई -2/3। तो अगर मैं x की वैल्यू -2/3 फिल कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड।
अब सेम वे से अगर मैं -2/3 से छोटी वैल्यूज़ को ही फिल करूँगा, जैसे अगर आप यहाँ पर फिल करोगे, जैसे ये -2/3 है, इससे छोटी वैल्यू होगी -4/3, -5/3, कुछ भी लगा लो। तो जब भी आप यहाँ पर फिल करोगे -4/3 कितना बनेगा, -4 + 2 नेगेटिव, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि x की वैल्यू -2/3 से बड़ी होनी चाहिए। -2/3 नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 बनेगा और वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। -2/3 से बड़ी वैल्यूज फिल करने से क्या होगा कि हमारा फंक्शन हमेशा हमें इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब आप बोलोगे सर इसकी बात तो होगी, इसका क्या? अब देखो ये जो नंबर है, ये जो क्वांटिटी है, ये कुछ ऐसी है, 2x² + 4 की पावर 1/2। अब होल की पावर कितनी है, 3, मतलब ये 1/2 इवन रूट है, बाहर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बात नहीं कर रहा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, x²। अब x की आप जो मर्जी वैल्यू फिल कर लो, x² हमेशा हमें क्या देगा, पॉजिटिव आंसर। और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ना तो कभी 0 होगा, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर फिल कर लो, ये ना तो कभी 0 होगा और ना ही इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी। मतलब इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसको चेक करना था, जैसे इसको। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि x की वैल्यू क्या है, -2/3 से बड़ी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पर भी आपकी NCERT में लिखा गया है। वैसे इस बात को लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि NCERT में लिखा गया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स x ग्रेटर देन -2/3। अब यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि देखो उन्होंने बोला कि -2/3 से बड़े नंबर के लिए, बट मुझे लगता है यहाँ पर = का साइन भी आना चाहिए, x ग्रेटर देन = -2/3। क्योंकि देखो अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2/3 भी फिल करूँगा, देखो अगर मैं x की वैल्यू -2/3 भी यहाँ पर फिल करूँगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 0। अब रूट के अंदर 0 आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर = का साइन आ सकता है। अब डेरिवेटिव में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या था कि ये चीज़ ऐसी थी, ये डिनोमिनेटर में थी, तो इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए था। तो इसलिए लास्ट में डेरिवेटिव में लिखा गया कि x की वैल्यू -2/3 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये फंक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्यों लिखा जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कोई फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसलिए ये लाइंस लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चंस में इतना मैटर नहीं करती, बट क्योंकि NCERT में लिखा है तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स x ग्रेटर देन = -2/3। तो यहाँ पर NCERT -2/3 से बड़ा लिखा गया, बट वो गलत है, ग्रेटर देन = -2/3 यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो उसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है e⁻² x + 3 cos इनवर्स x। अब सबसे पहले इसको एक नेम दे लेते हैं, लेट y = e⁻² x + 3 cos इनवर्स x, ठीक है जी। अब इसका आप नेम कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ पर fx भी लिख सकते हो, वो आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर इसको y से किया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये आपका फंक्शन है y = e⁻² x + 3 cos इनवर्स x। अब यहाँ पर भी NCERT में एक लाइन लिखी है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर इन -1 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है ये इन्वर्स फंक्शन है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है कॉस का, उसकी जो डोमेन है वो -1, क्लोज ब्रैकेट होती है। मतलब इसमें हम कौन कौन से नंबर डाल सकते हैं, -1 से लेके 1 तक, मतलब -1 या 1 या उसके बीच वाले वैल्यूज़ ही हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी और नंबर नहीं डाल सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं जस्ट NCERT के कारण आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे आपने इसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना। आप जस्ट अपना जो फोकस है वो डेरिवेटिव पर रखो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने अपना फोकस बस डेरिवेटिव पर रखना है, बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको एनसीईआरटी में लिखी गई या क्वेश्चन में जितनी भी जरूरी बातें वो आपको एक्सप्लेन ही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे ई सीकेंट स्क्वायर x का, प्लस फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 3 cos इनवर्स x का। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इजी है। तो आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, बाकी सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले देखो पावर कितनी है, पावर कितनी है यहाँ पर 1, छोड़ देंगे। पावर के बाद कौन आता है, आपको पता है पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है, ई एंगल। हम इसको कैसे बोलते हैं, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ई की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर दुनिया भर का कोई भी फंक्शन आ जाए आप इसको क्या बोलोगे, ई एंगल। और ई एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो हमने हमेशा से इसको इसी तरह से किया है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स। आपको मैंने बहुत बार बताया कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता, एक ही बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब 3 बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस इनवर्स एक्स का। तो आगे चलते हैं। अब देखो जस्ट यहाँ पर अपना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ हमें क्या करना है, कॉपी। तो विच एम्प्लाइज dy/dx, इसको आप भूल जाया करो, बस इसको तो हमें वैसे ही लिखना है, ई सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर सब कुछ भूल जाओ, जस्ट इसको देखो, किसका डेरिवेटिव करना है मुझे, सीकेंट एक्स की पावर 2 का। पहले कौन सॉर्ट आउट होगा, पावर। पावर कितनी है 2, पावर को सॉर्ट आउट कर दो। तो लो मैंने पावर को कर दिया, एक पावर कम होगी। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, +3। अब इसका डेरिवेटिव करना है कॉस इनवर्स एक्स का, पावर है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, कॉस इनवर्स एंगल। कॉस इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव ये देखो, -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल कौन है एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव हम हमेशा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो मैं हर एक वीडियो में हमेशा यही बोलता हूँ, ई सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 सीकेंट एक्स, सब कुछ वैसे लिख लो। देखो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, बस इसको वैसे लिखा, इसको भी वैसे लिखा। अब देखो इसका पावर, फिर से सब कुछ भूल जाओ। मान लो कि ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, सीकेंट। अब सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव, सीकेंट एंगल tan एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, इसको लिख लो -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स करा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने आपको हमेशा बताया कि बीइंग अ टीचर मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन दूँ, वरना एनसीईआरटी में इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया गया, आप वहाँ से कर सकते हो। बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप बीच वाले स्टेप्स छोड़ सकते हो, बट मुझे हर एक स्टूडेंट को कंसिडर करना है। कुछ अच्छे लेवल के भी होते हैं, कुछ बहुत डाउन लेवल के भी होते हैं और कुछ मीडियोकर लेवल के भी होते हैं। तो मुझे हर एक बच्चे को कवर करना है, इसलिए मैं आपको इतनी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। और मोर ओवर मेरा मोटिव यही होता है कि आपने कभी भी एंगल का डेरिवेटिव करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब साथ साथ थोड़ा सॉल्व भी करेंगे इसको, dy/dx इज इक्वल टू, तो ई सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट और सीकेंट कितना हो गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स tan एक्स। अब देखो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैंने कॉपी किया है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब देखो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए एक बार इसको नेक्स्ट पेज पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट इसको एनसीईआरटी जैसे लिखने की कोशिश करते हैं, विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। उन्होंने इसको पहले लिखा है, फिर लिखा है tan x और फिर लिखा है e की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है +3 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर अपना आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है। जस्ट वैसे ही
ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए या आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको लिखवाया। अब देखो यहाँ पर भी एक लाइन लिखी गई है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज वैलिड ओनली इन -1, ओपन ब्रैकेट। अब देखो फिर से वही बात है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने लिखा था -1, क्लोज ब्रैकेट, बट डेरिवेटिव के बाद इसको ऐसा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, आपके डेरिवेटिव में ना एक स्टेटमेंट है 1/1 - x²। अगर आप यहाँ पर 1 फिल करोगे या -1 तो ये कितना बनेगा 1/0। सेम वे से अगर इसको आप -1 भी फिल करोगे तो भी कितना आएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो डेरिवेटिव यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने -1 और 1 को मतलब कि अपने डेरिवेटिव से बाहर कर दिया, तो इसलिए ये लाइन लिखी गई है। तो फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट मैं आपको एनसीईआरटी में लिखा गया इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो डेरिवेटिव का हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर है। जिस तरह से हम डेरिवेटिव के हर एक क्वेश्चन को किए वैसे ही हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो उसी एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स log टू द बेस 7 log x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर 7 देख के उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू log 7 log x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मैं आपको 2-3 बातें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आप इनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो फिर अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार मेरी इस प्लेलिस्ट में ना आपको एक्सरसाइज 5.4 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मिलेगी। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी जो हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉगरिथमिक जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, मतलब उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। अगर आपको इनकी अच्छे से नॉलेज है, तो फिर आपको एनसीईआरटी में लिखी गई हर एक बात स्टिल क्लियर होगी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक्सरसाइज 5.4 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आओ ताकि आप लॉग फंक्शन को और अच्छे से जान पाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे आपको एक और बात क्लियर करनी है, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर लॉग के बेस में 7 लिखा गया है बट इस लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो देखो एनसीईआरटी में हमने जितने भी लॉग वाले क्वेश्चंस किए हैं उनमें सभी में ये लिखा गया लॉग सम एंगल, मतलब एक्स मान लो। ठीक है, बट मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 की इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक्चुअल में यहाँ पर ई होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। बट एनसीईआरटी वाले इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्टली इसको लॉग एक्स लिखते हैं। तो अगर लॉग एक्स लिखा गया है तो आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए कि उसका बेस कितना होगा, ई। अगर यहाँ पर नहीं लिखा तो मतलब इसका बेस कितना है, ई, क्योंकि लॉग बेस के बिना हम नहीं लिख सकते, बेस लिखना जरूरी है। तो अब देखो सोचने वाली बात ये भी है कि हमने पहले भी लॉग वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बट अब हम स्पेशली क्यों इतना मतलब कि बेस पर फोकस या स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब उसका एक रीज़न है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका बेस कितना है 7, और ये जो बेस 7 है ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हमने जो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव सीखा है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। इसका हमें नहीं पता कि अगर बेस 7 हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। तो इस 7 को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, चेंज द बेस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो log a टू द बेस, मतलब बेस कितना a log b, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। देखो log b, इसको कैसे याद रखोगे, log b ऊपर लिख लिया, a नीचे है तो log a नीचे लिख लिया, दोनों का बेस मैंने सेम कर दिया e। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है एनसीईआरटी में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेचुरल लॉग है, log b log a। ठीक है, अब देखो सेम वे से इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो y इज इक्वल टू log 7 log x। अब ध्यान से देखना, ये मान लो आपका b है और ये मान लो आपका a है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, log b ऊपर b, देखो log b ऊपर
log a नीचे। अब b कितना है हमारा log x, अब a कितना है हमारा 7। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि log x डिवाइड बाय log 7। अब देख लो, ये जो बेस में था 7, ये प्रॉब्लम दे रहा था हमें, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। और log 7 एक कांस्टेंट है और इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, log b टू द बेस a। इसको हम लिखेंगे log b बाय log a। अब यहाँ पर आप लिखना है, लिख दो चेंज द बेस प्रॉपर्टी। मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है। तो देखो एक बार जल्दी से दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो log है, log 7 जो बेस 7 है, ये हमें प्रॉब्लम दे रहा था, तो इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने चेंज दी बेस प्रॉपर्टी से नीचे लिखा। अब मुझे बस इसको डिफरेंशिएट करना है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर भी आपकी NCERT में एक बात लिखी गई है, अब पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपकी NCERT में ये लाइन लिखी गई है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 1। अब ये क्यों लिखा गया मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो इसके लिए ना आपको ये नॉलेज होनी चाहिए डोमेन और रेंज की। आपके लॉग फंक्शन की डोमेन कितनी होती है, डोमेन मतलब इनपुट, उसमें सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं। मतलब पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़े सभी नंबर वहाँ पर आ सकते हैं, 0 से बड़े सभी नंबर वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया x ग्रेटर देन 1, ये कैसा क्यों है? देखो हमारा फंक्शन कैसा है, log x। अब इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि ये डिफाइन है। देखो log x, अगर log x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ log 1, और log 1 कितना होता है 0, तो log 0 आ जाएगा। और ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि log को डिफाइन होने के लिए 0 से बड़े सभी नंबर, 0 से बड़े सभी पॉजिटिव नंबर, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी इनपुट जो होती है, तो यहाँ पर 0 ना बने, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये भी नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा तभी डिफाइन होगा। अब देखो मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं क्वेश्चंस को मुश्किल बना रहा हूँ, मैं आपको जस्ट NCERT में लिखी गई हर एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे हायर लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ उनका टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, तो उनके लिए ये इन्फो बहुत काम की है कि उनको छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब जिनका टारगेट ये है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स हमें क्लियर करने हैं, वो ये बातें छोड़ सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट both sides with the respect to x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है log x बाय log 7 का। ठीक है, तो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर है, छोड़ दो, फंक्शन कौन है? अब फंक्शन देखो, इसको देख के डरना मत, ये फंक्शन कैसा है log x बाई log 7। अब ये जो log 7 है, ये बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो आप, क्योंकि कांस्टेंट को हम हमेशा इसी तरह से लिखते हैं। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है log x को। ठीक है, तो करते हैं dy बाई dx 1 बाय log 7। ठीक, अब पावर कितनी है, फिर से वही रूल, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, log के अंदर log x, मतलब अब इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर दो फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन है, log के अंदर log है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है log के अंदर log मत बोलो, log के अंदर एंगल है। ठीक है, log एंगल का देखो, सबसे पहले इस log को देखो, log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है आपको पता है 1 बाई एंगल, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, मतलब log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, तो 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। आप ये मान के चलो ये एंगल है, ठीक है, जस्ट आपके लिए नॉलेज के लिए ये भी एंगल है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ये भी एंगल है। तो log a का डेरिवेटिव 1 बाई a देन डेरिवेटिव ऑफ a, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखो विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए dy बाई dx पर। ठीक है, तो 1 बाई log
7 1/log x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन को ना लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है x। ठीक है, अब आपका जो ध्यान है वो सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन वैसे हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/log 7 1/log x 1/x, सब कुछ मैंने वैसे ही लिख लिया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो जस्ट आंसर को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x को पहले लिखा उन्होंने, फिर log 7 को, फिर log x को। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो इसमें log 7 मतलब लॉग का जो बेस है वो डिफरेंट था। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने बेस की प्रॉपर्टी लगाकर ये जो 7 है इसको अलग से लिख लिया। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कुछ ऐसा आया कि log 7 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया। log एंगल, पावर नहीं है, log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब मैंने बाद में देखा कि एंगल कौन है, log x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, देन डेरिवेटिव ऑफ x। तो मैंने किया तो अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया। और जो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू 1 > 1 के लिए डिफाइन है, क्यों डिफाइन है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी अपनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी।